मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सबसे अभी जो 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया है, उस विषय पर बात करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं सीधे सीधे बजट पर आऊं, एक दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला तो यह है, देखिए, अब जो बजट है वो हमारे एग्जामिनेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं रह गया है, और उस तरीके से तो रह ही नहीं गया है कि आप इसमें जो दिए गए आंकड़े हैं आप उन्हें रटें। आंकड़े तो बेसिकली बजट के कंकाल की तरह हैं, एक माया जाल की तरह। आप कितना रटेंगे, किस किस को रटेंगे? तो पहली बात आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको आंकड़ों में उलझने की जरूरत नहीं है, यह मकड़ जाल है। दूसरी बात कि बजट के बारे में जो मैं बात करने जा रहा हूं, मैं आपके सामने बजट की समरी पेश नहीं कर रहा हूं। मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की दृष्टि से बजट की जो बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, केवल उन्हीं को आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए आप मेरी बात में पूरे बजट को ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको निराशा हाथ लगेगी। और तीसरी बात, स्पेशली जो इस बार का बजट है वो थोड़ा अलग किस्म का बजट है। और सच पूछिए तो मैं ये कहना पसंद करूंगा कि इस बार का बजट बजट कम सरकार की एक साल की योजनाएं क्या हैं वह है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में हम योजनाओं पर ज़्यादा बात करेंगे, और आप जानते हैं कि जो सरकार की योजनाएं होती हैं एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तब हम इस बिंदु पर आते हैं कि इस बार जो बजट पेश किया गया है उसकी तैयारी आप करेंगे कैसे। देखिए, इसके तीन भाग हैं। पहला तो यह है कि बजट संसद में कैसे पारित किया जाता है, इस पर आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। जो दूसरा भाग है वो है बजट की शब्दावलियां। बजट में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व, घाटा, पूंजीगत व्यय, ये सारी शब्दावलियां आपकी बहुत अच्छी समझ में होनी चाहिए, रटी हुई नहीं, समझ में होनी चाहिए। इससे अर्थशास्त्र की समझ भी आपकी बढ़ेगी। और जो इसका तीसरा भाग है वो डेफिनेटली जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके जो हाइलाइट्स है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से वे हैं, और मैं अब उन हाइलाइट्स पर ही बात करने जा रहा हूं, क्योंकि शुरू के जो दो हैं वो स्टैटिक पोर्शन हैं, उनके बारे में आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हो तो प्लीज़ जान लीजिएगा, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस बार के बजट में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है वो ये है कि ये देखा जा रहा है कि पिछले 3 साल से हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वह 6-6.5% से बाहर निकलकर 7 के आसपास पहुंच गया है। इसका मतलब है कि अब हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है 7% से ऊपर ही रहने की संभावना है। इसलिए इस बार के बजट में जो अनुमान लगाया गया है वो 7.4% का अनुमान लगाया गया है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा है वो है कि जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, उसे 4.3% तक सीमित रखने की बात कही गई है। पिछले साल भी इसी के आसपास था, 4.4%। इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सरकार की कोशिश है कि वो अपने राजकोषीय घाटे को कम करे, क्योंकि देखिए, राजकोषीय घाटा अगर ज़्यादा होगा तो सरकार को उसकी भरपाई के लिए कर्ज लेना पड़ेगा, और जब सरकार कर्ज लेगी तो ऋण का बोझ बढ़ेगा। तो एक तरीके से यह निगेटिव ही होता है। लेकिन फिर भी जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो हमेशा ज़्यादातर राजकोषीय घाटे वाला बजट ही प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि अगर राजकोषीय घाटा 2 से 3% के बीच में हो तो फिर वो ज़्यादा सही होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि जो मुद्रास्फीति है वो हमारे नियंत्रण में है, और अर्थव्यवस्था की तेजी से विकास के लिए मुद्रास्फीति का नियंत्रित होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप विचार कीजिएगा। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि हम इस बार के पूरे बजट पर ध्यान दें तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है, और शायद मैं बिल्कुल गलत भी नहीं हूं, कि इस बार के बजट की जो आत्मा है वह सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र इस बार के बजट की आत्मा है। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि सर्विस सेक्टर के जो अलग अलग अंग हो सकते हैं
उनको विकसित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत अधिक जोर दिया है। इसलिए योजनाओं के अंतर्गत मैं इन्हीं की बातें ज़्यादा करूँगा। लेकिन इससे पहले एक तथ्य और बता दूँ, और प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्र के करों में जो राज्य की हिस्सेदारी होगी वह 41% की होगी। 41%, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, कभी कभी सीधे सीधे ये डेटा पूछ लिया जाता है। सवाल ये उठता है कि सेवा क्षेत्र पर सरकार का इस बार इतना जोर क्यों है। आप विश्व की स्थिति को देखिए, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है, चाइना का कंट्रोल होता चला जा रहा है एक्सपोर्ट के बहुत से अंशों पर। तो जब ये सारी स्थिति है तो अब हमें सीधी सी बात है कि अपने उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए जिनमें हम एक्सपर्ट हैं या जिनके संसाधन हमारे पास बहुत अधिक हैं। अगर आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है तो हम कच्चे माल पर निर्भर नहीं रह सकते कि बाहर से कच्चा माल मंगाएंगे। आप कैसे मंगाएंगे? टेक्नोलॉजी पर भी हम निर्भर नहीं रह सकते, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। कैपिटल भी हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है। ये 3 हमारी बाधाएं हैं। तो सीधी सी बात है कि हम उन पर जोर दें जो हमारे पास हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास श्रम शक्ति है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास एजुकेशन है, सेवा का क्षेत्र है। और हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि सेवा परमो धर्म। हमारे डीएनए में सेवा का भाव है। तो हम क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करके हम अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत करें, देश के आर्थिक विकास को गति दें। और मुझे लगता है कि इस बार के बजट की जो मूल फिलॉसफी है वो यही है। तो दोस्तों आइए अब इसी संबंधित जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उन्हें देखते हैं। देखिए, सरकार ने घोषणा की है कि वो नए नए क्षेत्रों में रोजगार तलाश करेगा। हमारे वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि भारत का जो एनिमेशन का क्षेत्र है, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के जो क्षेत्र हैं, यह एक बढ़ता हुआ उद्योग है और सन 2030 तक इसके लिए 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। तो सरकार ने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। सरकार स्कूल कॉलेजेज में AVGC लैब खोलेगी जिसमें कॉमिक्स, गेमिंग्स इनके बारे में सिखाया जाएगा। एनिमेशन, गेम डिज़ाइन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, फिल्म, इमेजेस, वीडियो बनाना और डिजिटल स्टोरी टेलिंग वगैरह सिखाए जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। अगर हम IT की बात करें तो IT को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ये घोषणा की है कि डेटा और टेक बढ़ सकें, इसके लिए क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स में छूट दी जाएगी। इससे होगा क्या कि इससे बड़ी जो ग्लोबल कंपनियां हैं वो हमारे देश में डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित हो सकेंगी। दोस्तों, इसके साथ ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप का मतलब है कि वहाँ यूनिवर्सिटी खोली जाएगी और उस यूनिवर्सिटी के सब्सिडरी के रूप में, यानी कि उसको सपोर्ट करने के लिए टाउन सेंटर्स बनाए जाएंगे। जैसे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सच पूछिए तो यूनिवर्सिटी टाउनशिप ही हैं। उस टाउनशिप में यूनिवर्सिटी तो होगी ही होगी, रिसर्च सेंटर होंगे, स्किल हब होंगे, हाईटेक लैब होंगे और आवासीय सुविधाएं भी होंगी। और एक खास बात यह होगी कि ये जो सभी यूनिवर्सिटी टाउनशिप होंगे, ये जो प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर हमारे बनाए जा रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं, उनके आसपास होंगे। तो दोस्तों, यह अपने आप में एक बड़ी बात होगी। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार ने एक बहुत बड़ी बात कही है, और वो ये है कि हमारे देश में जो लगभग 800 जिले हैं, प्रत्येक जिले में एक एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा ताकि जो ग्रामीण इलाकों की जो लड़कियां हैं वे पढ़ाई कर सकें और सिक्योर भी रह सकें। दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत किस तरीके से मेडिकल हब बनता चला जा रहा है। इसके लिए सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा की है और इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। सरकार ने घोषणा की है बायो फार्मा शक्ति योजना की। बायो फार्मा शक्ति योजना, इसमें अगले 5 साल में बायो फार्मा सेक्टर में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसके तहत डायबिटीज और जो ऑटो इम्यून जैसी बीमारियां होती हैं
उनके लिए सस्ती और उन्नत दवाएं बनाई जाएंगी, रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे और इन सब पर रिसर्च करने के लिए 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खोले जाएंगे और साथ ही साथ देश भर में 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडियन क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेडिकल टूरिज्म के अंतर्गत ही सरकार ने ये घोषणा की है कि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के 5 रीजनल मेडिकल हब बनाएगी, जिसमें बाकायदे ट्रीटमेंट भी होंगे, स्टडी भी होगी और रिसर्च भी होंगे और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत बेहतर और समग्र मेडिकल सुविधाएं मिल सकेंगी। यहाँ सिर्फ अस्पताल नहीं होंगे बल्कि यह पूरा कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें आयुष सेंटर, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर भी होंगे। इस तरीके से भारत विश्व में मेडिकल हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकेगा और यहाँ तक कि सोशल सेक्टर में देखभाल के लिए लगभग 1.5 लाख केयर गिवर लोग तैयार किए जाएंगे। लोगों की देखभाल करने के लिए, जो बुजुर्गों की देखभाल कर सकें, उनके लिए 1.5 लाख लोग तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार ने घोषणा की है वो खासकर टूरिज्म को लेकर है। टूरिज्म पर लगातार बातें की जाती हैं और भारत में टूरिज्म की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, अद्भुत संभावनाएं हैं। सरकार टूरिज्म के लिए 15 जो पुरातात्विक स्थल हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाएगी। जैसे लोथल है, धोलावीरा है, राखीगढ़ी है, सारनाथ है, लेह पैलेस है, हस्तिनापुर है। इस तरह के 15 पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई है और इन्हें एक्सपीरियंशल कल्चरल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि यहाँ पर्यटक इतिहास को जीवंत रूप में महसूस कर सकेंगे। और आपको मालूम है कि जो पर्यटन का क्षेत्र होता है सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र होता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं 2 क्षेत्रों के बारे में आपसे और चर्चा करना चाहूँगा। सरकार ने जो दूसरा सबसे ज़्यादा जोर दिया है सेवा सेक्टर के साथ ही साथ वो है बुनियादी ढांचे को विकसित करने का और सरकार ने इसके लिए बहुत ज़्यादा बजट की घोषणा की है और इसके तहत ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नए जलमार्ग तैयार किए जाएंगे। रिपीट कर रहा हूं, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 जलमार्ग तैयार किए जाएंगे। MSME को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाएगा और सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक अलग ग्रोथ फंड तैयार करने की घोषणा की है। खासकर यह उन कंपनियों के लिए एक तरह की नई लाइफलाइन होगी जो क्रेडिट स्ट्रेस और पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण कमजोर पड़ गई हैं। एक आत्मनिर्भर फंड की भी शुरुआत की जाएगी। इसमें 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि यह कदम ट्रेड फाइनेंस चेन को एक नई गति देगा और छोटे उद्योगों को सपोर्ट करेगा। और छोटे उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया है कारपोरेट मित्र के नाम से। टियर 2 और टियर 3 शहरों में प्रशिक्षित कारपोरेट मित्र बनाए जाएंगे जो प्रमुख रूप से लघु उद्योगों को सहारा देंगे। ये उन्हें सिखाएंगे, संसाधन, नेटवर्क, मार्केट और विशेषज्ञ आदि के मामलों में इनका मार्गदर्शन करेंगे। तो इस तरीके से देखिए 3 क्षेत्र हो गए। सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना, दूसरा है MSME को महत्व देना और तीसरा है बुनियादी ढांचे का विकास करना। मुझे लगता है दोस्तों कि ये वे तथ्य हैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले प्रत्येक एस्पिरेंट को जानने चाहिए। तो फिलहाल फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।